हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे थे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक, वो क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ का फ्लक्स का, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट सेकंड में रखा जाता है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, इस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है इस चीज़ों को, ठीक। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के और गॉस लॉ। और इसी के साथ साथ जितना भी फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन आपने पहले किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिंग के लिए या फिर रॉड के लिए, उसको हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से, और बहुतों का जैसे कि स्फीयर का हम लोग नहीं कर किए हैं, तो गॉस लॉ के हेल्प से ही उसको एकदम ईजिली जो है 2 से 3 स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड लॉ हम लोग पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक, जो हमारे कैलकुलेशंस को, जो 20 मिनट का कैलकुलेशन होगा उसको 2 से ढाई मिनट में क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन फिर से करेंगे, ठीक, जो कि बोर्ड में गॉस लॉ के हेल्प से आपको आता भी है कि हाँ, इसको प्रूव करके दिखाने के लिए, ठीक। और दूसरा कि उसमें पोटेंशियल का कैलकुलेशन, पोटेंशियल का वेरिएशन है स्फीयर्स के केस में या रॉड के केस में या अलग अलग चीज़ों के केस में हम लोग यहीं इसी पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग इस लेक्चर में स्पेशली डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, फ्लक्स को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्लियर है। अब इसमें अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे अभी ये पूछा जा रहा है कि चलिए ठीक है, फ्लक्स क्या है, तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपने इससे पहले एक क्लास होगा फील्ड लाइंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है, जो हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं, ठीक, और किस तरीके से 2 चार्ज के बीच में फील्ड लाइंस निकलता था, और अलग अलग 2 प्लेट के बीच में किस तरीके से फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, प्लस से माइनस की तरफ मूवमेंट है या माइनस से प्लस की तरफ मूवमेंट है, ये सब कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अगर आपसे अभी यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बोला जाए किस चीज़ को, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो हम लोग तो इसका जो लिटरल मीनिंग है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्मेट को देखते हैं, क्योंकि उससे पहले मुझे इसमें एक कंसेप्ट बताना है, जो कि हालांकि उस पर हम लोग 11th में उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या पढ़े भी होते हैं तो उतना डिटेल में नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन अभी सुनने के बाद वो आपको लगेगा कि अरे ये तो मिस हो गया, या हम तो समझ रहे थे कि ये इस तरीके का क्वांटिटी है और ये कैसा निकला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है फाई से, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, PHI, ठीक। और ये क्या होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, देखिएगा ध्यान से। ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगा दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं हम लोग, तो वो तो कोई एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में होता नहीं है। अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं A डॉट B, इट मीन्स दैट कि A एंड B बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या जी, E A, ठीक। या इसी को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ E मॉड ऑफ A कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, A, ये वाला, और ये क्या है, तो ये है एरिया वेक्टर, ठीक। सबसे पहला अरेंजमेंट यहाँ से, क्या एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसा कोई आपको बता दिया होगा, या फिर आप जानते होंगे, मैं भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, ठीक, कि क्लास 10th तक स्पेशली या 11th में भी मैक्सिमम बच्चे को यही पता होता है कि एरिया कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया का वेक्टर के फॉर्म में उस तरीके से एप्लीकेशन जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ जो फ्लक्स है और ए जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, एरिया वेक्टर, ठीक है। कौन सा है, एरिया वेक्टर। अब ऐसा होगा कि आप ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े, तो पढ़े हम लोग अभी देखेंगे कि एरिया वेक्टर पे हम लोग अभी अपना टाइम देने वाले हैं, क्योंकि आपको ये यहाँ पे आएगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िएगा वहाँ पे भी, या एरिया वेक्टर का बहुत सारा यूज आने वाला है आप इसके लिए। तो इसलिए आपका ये कंसेप्ट जो होना चाहिए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो फ्लक्स को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज लिख देंगे तो दिस। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट ये तो खुद ही स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक, ये खुद में कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा।
स्केलर क्वांटिटी होगा। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस पर हम लोग पूरा लंबा क्लास ले चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? अब हम लोग आते हैं एक्चुअली में, पहले तो समझते हैं कि एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके के सरफेस में एरिया वेक्टर कैसा होगा या नहीं होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, एरिया से आप क्या समझते हैं? जैसे सपोज करिए इसी बोर्ड का हम बात करें आपसे, ठीक है, कि इस बोर्ड का अगर हम आपसे बात करें कि इसका एरिया किधर है, तो आप या तो कहिएगा कि सर या तो इसका एरिया, इसका जो लेंथ होगा सो इनटू ब्रेथ, ठीक है, या आप बोल दीजिए मैं पूछूं कि इसका एरिया किधर है, तो सर बोर्ड आपके सामने देख लीजिए, यही तो एरिया है जो बोर्ड का व्हाइट वाला पोर्शन है जिस पे आप लिख रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या पहचानना है इसमें कि एरिया वेक्टर किधर है, मतलब इस अगर ये एरिया है, ठीक, तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, और इस बेसिस पे जो आपके मतलब जो आप बना रहे होंगे उस फील्ड में, ठीक है ना, जो दो चीज आएंगी, ठीक, तो किस तरीके का एरिया आएगा? तो सबसे पहला एक तो आएगा आपके पास ओपन सरफेस। कैसा आएगा? ओपन सरफेस, ठीक, और दूसरा कैसा आएगा? क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस कहने का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए, ठीक, कि ये मेरा वॉच है, ये देखिए, तो अगर अभी हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर दें, क्लियर है, ऐसा एकदम, तो आपको एकदम सर्कुलर दिख रहा होगा, या कंप्लीट सर्कल नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये सर्कुलर है। ठीक, तो इसमें जैसा आपको इधर से दिख रहा होगा वैसा ही मुझे इधर इस साइड से दिख रहा है। तो अगर इसका रेडियस सपोज करिए कि r है, इसका रेडियस सपोज करिए क्या है? r है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, सपोज करिए कि क्या है, इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस कितना है? r। तो एरिया इसका कितना होगा? एरिया क्या हो सकता है यहाँ से? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ से ओपन है, ये जैसा इस साइड से देखने में लग रहा है वैसा ही नीचे से भी देखने में लग रहा होगा। क्लियर है? जैसा ये इस साइड से लग रहा होगा देखने में, वैसा ही ये दोनों साइड से लग रहा होगा आपको देखने में। ठीक, तो यहां जब हम लोग बात करेंगे इस सरफेस के लिए, या सपोज करिए कि हम क्या काम करते हैं कि एक प्लेट ही बना देते हैं ऐसा करके, एक स्क्वायर रिंग ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके का स्क्वायर है, जैसे होता है ना पेज एकदम, रॉड को पकड़ के और चारों तरफ से फोल्ड कर दिया, उसके सेंटर पे ओरिजिन बना के और इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही का बात हो रहा है, एक सरफेस का बात हो रहा है, ऐसा है ही नहीं, ये क्लोज फिगर है। आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कम क्लोज है लेकिन प्लेन में है। अभी हम लोग बात करेंगे जब ये क्लोज सरफेस बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस हम क्या कह रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके का कोई भी सरफेस आए तो अगर आपको यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखना हो इसके लिए, ठीक, कि ये एरिया वेक्टर कितना होगा, तो लिखेंगे क्या चीज? पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर स्क्वायर है क्या? पाई आर स्क्वायर तो इस एरिया का क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है। क्या चीज है? मैग्नीट्यूड। अब बचता है क्या चीज? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो जैसे ही आपको एरिया मिला तो देखिए वो डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है, वो डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये जो एरिया है आपके पास, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हम इसका बात करें स्पेस का, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एक। क्लियर है? या ये भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, दो परपेंडिकुलर होगा, एक तो यहां पे और एक नीचे। तो अगर ऊपर वाले को हम लोग प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे वाले को माइनस, नीचे वाले को क्या करना होगा? माइनस। तो सपोज करिए कि अगर इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख रहे हैं? एक्स, और इसको वाई, तो जो ऊपर वाला होगा उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ से? जे कैप, या ये भी लगाया जा सकता है माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर जे कैप। ठीक, ये माइनस हम यहाँ पे लगा देता है ताकि आपको डायरेक्शन पता चले, और प्लस। दोनों के केस मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यहां पर भी अगर हम लोग बात करें तो कितना लिख देंगे हम लोग? अगर सपोज करें इसका साइड लेंथ कितना है? ए है, ठीक, तो क्या लिख देंगे यहां से? ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से? ए स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या चीज? इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, और इसमें ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? जे कैप। ये है वेक्टर ए स्क्वायर जे कैप, मतलब ये वो एरिया वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है? जे में। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस जे कैप, ये भी एरिया वेक्टर ही होगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ जो एरिया वेक्टर है, वो जो वेक्टर का भी एक प्रॉपर्टी जब पहले पढ़े होंगे, ठीक, कि स्केलर क्वांटिटी जो होगा या तो वो पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो होगा।
ठीक, या वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो सर निगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ ये मैग्नीट्यूड वाइज निगेटिव नहीं हो रहा है, यहाँ ये डायरेक्शन वाइज निगेटिव हो रहा है। किसके वाइज निगेटिव हो रहा है? डायरेक्शन वाइज निगेटिव हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो जितना ए स्क्वायर जे कैप का होगा वही ए स्क्वायर माइनस जे कैप का भी होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। फिर हम लोग अब बात करते हैं किस चीज़ का। ये तो हमारे पास जो भी सरफेस था कैसा था, ठीक है, ओपन सरफेस था। हम लोग बात करते हैं क्लोज सरफेस का। जैसे सपोज करिए कि आपको बोला जाए ड्रॉ करने के लिए, क्या ड्रॉ करने के लिए? एक सिलेंडर। क्या ड्रॉ करने के लिए? सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए, ऐसा ऐसा, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए सिलेंडर में होता है 3 सरफेस, 2 तो ओपनिंग्स पे होते हैं जो अपर का पार्ट होता है, और एक होता है कर्व सरफेस। कैसा होता है? कर्व सरफेस। यहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। जैसे अभी मैं जिस रूम में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें भी सोचिए कि वाइड शेप का होगा, तो एक तो जिस सरफेस पे हम खड़े हैं, क्लियर, एक जिस पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक, एक ठीक इसके जस्ट पीछे होगा, एक ऊपर, एक लेफ्ट और एक राइट। टोटल काउंट करेंगे तो 2, 4 और 6। तो ये क्या क्लोज है, ये 6 एरिया को प्रॉपरली अरेंज करवा के तब इसको कैसा बनाया गया है? क्लोज फिगर बनाया गया है। हम लोग यहां पे जब बात करते हैं, ठीक, तो सपोज करिए कि हमको जब भी डिस्कस करना हो तो इस तरीके का ये क्लोज फिगर हो गया, मतलब यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक सेक्शन जो कि क्लोज होगा, यहां पर एक सेक्शन आ जाए, और एक सेक्शन तो होगा ये कैसा, इस तरीके से, देखिए ध्यान से, इस तरीके से। ये क्या होगा? ये वाला जो सेक्शन होगा, ये जो कर्व पार्ट है, ये कैसा होगा? एकदम ठीक। तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया होगा। कैसा होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं किस चीज का? स्फीयर का। किस चीज का? स्फीयर। चूंकि ये 3 डायग्राम है, तो स्फीयर जब तक आपको कहा नहीं जाए बना लिख के, फिर आज कुछ ज्यादा अच्छा बन गया सर्कल। स्फीयर जो है आपको लिख के यहाँ पे कह दिया जाएगा कि ये स्फीयर है, नहीं तो आप ऐसे अगर ड्रॉ करेगा तो आपको सर्कल ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, स्फीयर हो गया। या जितना भी चीज, अगर सपोज करिए कि कहीं पे कोई कोन का ही बात कर ले आपसे, ठीक है, सॉलिड कोन का, तब पर भी आपको यही चीज सोचना है, ठीक। देखिए ध्यान से, ऐसा सॉलिड कोन का बात करें तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखेंगे? देखिए ध्यान से, जब भी क्लोज फिगर का बात है, जैसे ये ओपन में आया तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन कंसीडर किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही क्लोज सरफेस आएगा तो आप कुछ मत करिए, नॉर्मली आउटवर्ड, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली कैसा? आउटवर्ड। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिख रहे हैं आप, कैसा लिख रहे हैं? नॉर्मल आउटवर्ड। ये आप करिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ भी हो रहा है और ऊपर की तरफ भी हो रहा है, दोनों। लेकिन यहां पे नॉर्मल कैसा होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आपसे अगर हम पूछे कि इस सरफेस से आउटवर्ड इधर होगा, तो यहां पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये इधर, ठीक। यहां पे कैसा हो जाएगा? एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। क्योंकि इस सरफेस का जब हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो सरफेस ऐसा होगा कुछ, तो एक एरिया वेक्टर तो इधर भी होगा, तो दूसरा एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इसी सरफेस पे इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये बोलेंगे कैसा? नॉर्मली इनवर्ड। लेकिन नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है इस पे ज्यादा, ठीक है। क्या करना है? दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक। यहां पे हम लोग क्या काम करेंगे? नॉर्मली आउटवर्ड। इधर भी क्या हो जाएगा? नॉर्मली आउटवर्ड। इस सरफेस पर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, इस सरफेस पे, ठीक है, जो कर्व सरफेस होगा, तो यहां पे भी जो वेक्टर होगा हमारा वो क्या होगा? इस तरीके से होगा, ठीक। हम लोग देखेंगे जब इस वाले सेक्शन से अगर हमको बात करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, इस वाले सेक्शन से, तो यहां हमारा नॉर्मल किधर हो जाएगा? इधर। और अगर बीच में हमने अगर कोई एरिया वेक्टर ले लिया तो वो किधर होने वाला है? इस साइड। किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम लोग क्यूब का बात करें, किस चीज का बात करें? ओ सॉरी, स्फीयर छूट गया। तो स्फीयर देख लीजिए, स्फीयर कैसा होगा? तो वो तो होगा एकदम सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर। उसके हर एक सरफेस पे हम लोग एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकाल देंगे, ठीक। मतलब मैं आपको कैसा बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, कि एक स्फीयर है, उसके सेंटर से एक लाइन को पकड़िए और उसके सरकमफ्रेंस तक लाइए, रेडियस, और उसी रेडियस को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। वो जो डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा। मतलब इसके लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। मतलब यहां पे जो छोटा सा सेक्शन होगा, ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ठीक है। यहां जो छोटा सा सेक्शन होगा, ठीक, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहां पे छोटा सा सेक्शन अगर हो जाए, ठीक, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? आउटवर्ड, इस पॉइंट से,
ठीक है, इस तरीके से। इधर अगर हम लोग बात करें तो इधर होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया नहीं है, पूरा कंप्लीट एरिया कितना होगा 4πr²। ये छोटा छोटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं छोटा छोटा एरिया ds, या dA भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, dA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हम लोग को इसमें लेना है, नॉर्मल आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग को कंसीडर करना है। इस वाले केस में जो हम लोग लिखेंगे तो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। क्यों फोकस, हम इस पे इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, हम समझ लोगे सर आप कहा तेज बन रहा है। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्यों अब आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये केस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज का, क्यूब का, किस चीज का, क्यूब का। वो भी सेक्शन आप देख लीजिए। क्यूब, अभी तो बहुत ज्यादा लूडो का कंसेप्ट मतलब अजीब अपने आप एक्सट्रीम लेवल पे है अभी, ठीक है ना, और आप लोग भी खेलते ही होंगे, उसमें भी आपको क्यूब दिखता ही होगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक क्यूब है, ठीक, जिसको रखा गया है इस डायरेक्शन में, और इसको वाई डायरेक्शन को इधर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स, इसको लिख देते हैं यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, इस सरफेस का अगर हम लोग बात करें, जो टॉप मोस्ट सरफेस है, टॉप मोस्ट सरफेस यहाँ वाला, ठीक है, इसका भी बात करें तो ये ठीक होगा इधर, एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला सरफेस है, इसका भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी किधर होगा, एकदम ठीक नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड। इधर वाला जो सरफेस होगा, ये सरफेस, इस सरफेस पे अगर हम लोग देखें, ठीक, तो ये इधर बना रहा होगा। इधर वाले सरफेस पे देख लें तो किधर बना रहा होगा, ये एरिया वेक्टर इधर बना रहा होगा। अब तो 2-3 सरफेस ऐसा होगा, जैसे इस वाले सरफेस की बात करें, पीछे वाला जो सरफेस है हमारा, उसका किधर होगा, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा। और ये जो फ्रंट सरफेस होगा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हमेशा आपको कैसा करना है, रेडियली आउटवर्ड ही लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसमें तो आप कहीं कंफ्यूज मत करिएगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर सपोज करिए कि एक ही क्वेश्चन में 2 एरिया, आपको 2 ओपन सरफेसेस आ गए, तो एक बार अगर आपने प्लस जे की तरफ ले लिया है, ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि एक प्लस में एक माइनस में नहीं लेना है, तो एक ही साइन कन्वेंशन के साथ उसमें आने वाले हर एक एरिया वेक्टर को आप ट्रीट करेंगे एक ही साइन कन्वेंशन के साथ। ऐसा नहीं कि एक में प्लस ले लिया, एक में माइनस ले लिया, जैसा मन कर रहा है वैसा ले रहे हैं। क्लियर है, ऐसा भी नहीं करना है यहाँ पे कि इसमें रेडियली आउटवर्ड इस सरफेस पे ले लिए और इसमें इनवर्ड ले लेंगे, तब पर भी गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, पूरा का पूरा फ्लक्स का कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, जब अभी फ्लक्स पे तो फॉर्मूला लिख के सर आप एरिया वेक्टर पे इतना सारा ज्ञान दे दिए, ठीक, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे एक क्वेश्चन सबसे पहले कि आप इससे पहले भी कहीं पे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो कैसे डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि ये एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, और समथिंग A B C और D। क्लियर है, तो स्क्वायर है, ठीक है, बाद में ये चीजें मानते हैं, कुछ भी है ये, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर नहीं है, ये एक वेक्टर है AB, ठीक, और ये एक वेक्टर है क्या चीज, AD। मतलब ये वाला कौन सा वेक्टर है, AB, और ये कौन सा वेक्टर है, AD। मतलब इस जो ये क्लोज ओपन सरफेस है, मतलब कि क्लोज बाउंड्री से जो बना हुआ है ये एक्चुअली में, ठीक है, तो ये जो इसमें जो 2 साइड है इसका, ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, AB वेक्टर है और AD वेक्टर है। और यहाँ से जब हम लोग बात करें तो सपोज करिए ये वाला A है और ये वाला कितना है, B। मतलब मॉड ऑफ AB कितना है, स्मॉल है, मॉड ऑफ B कितना है, स्मॉल b है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे, इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पर देखिए डिपेंड करता है यहाँ पे दोनों चीज। जब हम लोग कर दें यहां से AB अक्रॉस AD, AB क्रॉस AD, तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू, कोई बोल सकता है कि हम AD क्रॉस AB भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो आपको मैंने सिखाया और कहा भी था मैंने, इस बात को कम से कम 2000 बार जरूर बोले होंगे, हर क्लास में 5 बार बोलते थे, ठीक, कि क्रॉस प्रोडक्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए
जैसे मैग्नेटिज्म आप पढ़िएगा तो सारा फॉर्मूला जो है, एक एक कंसेप्ट, हर एक चीज, अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट सही है तो आप वहां पे डायरेक्शन आपका कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। नहीं तो फिर बहुत सारा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल, दिस दैट, बहुत सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और ए बी क्रॉस ए डी अगर हम लोग बात करें तो कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ से, तो ए बी की तरफ अपना हाथ रखिए, तो ए बी की तरफ, ठीक, और दूसरे की तरफ घुमाइए, ए बी की तरफ हाथ रखिए और ए डी की तरफ घुमा रहे, देखिए थंब किधर आ रहा, बाहर। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दें कि ये y है और ये क्या है x, तो हम लोग यहाँ से जो लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए बी और डायरेक्शन आउटवर्ड तो k कैप। यहां पर भी अगर हम लोग बात करें तो ए बी ही होगा, लेकिन क्या है ए डी, देखिए ध्यान से, ए डी ऐसा, ठीक, हम दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज समझिए, ए डी की तरफ हाथ रखिए और घुमाइए इस तरीके के सेकंड वेक्टर की तरफ जाए, तो ए डी क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में समथिंग कुछ, ठीक है। तो थंब हमारा किधर जाएगा, नीचे, माइनस के कैप, ये ऐसा करके कुछ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ए बी क्रॉस ए डी और ए डी क्रॉस ए बी, इस तरीके से क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। तो और अलग अलग एरिया वेक्टर आएगा, हम लोग देखेंगे जैसे ऐसे। अब हम लोग आते हैं स्पेशली फ्लक्स पे, ठीक है ना, कि फ्लक्स क्या है, क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लक्स एक्चुअली में क्या कहा गया या फ्लक्स होता क्या है, या जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो तो ठीक है, ये सब पता चल रहा है कि एरिया वेक्टर को, सर अब हम लोग तो मास्टर हो गए इसमें, कि अब इसमें हम लोग इस तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज हम इसमें और ऐड कर देते हैं, बस 2 मिनट, कि आपको कभी भी रेक्टेंगल हो, ठीक, और या क्यूब बोल रहे हैं, या किसी भी खास सरफेस के लिए अगर आपको एरिया वेक्टर लिखना हो तो एक बार में आप किसी एक ही सरफेस के लिए एरिया वेक्टर लिखेगा। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि क्यूब का एरिया बताइए, आपसे अगर कोई पूछे क्यूब का एरिया, तो एक्चुअली उसका मीनिंग होता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया बताइए, या किसी पर्टिकुलर फेस का एरिया बताइए, एंड सो ऑन। तो जब भी आए तो आप हमेशा क्या काम करिए कि जब भी रेक्टेंगल का, जैसे इस बोर्ड का हमको क्या चाहिए, बोर्ड का हमको चाहिए एरिया वेक्टर, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका जो लेंथ है देखेंगे कि इस लेंथ कौन से वेक्टर से बना है, ठीक, और इसका जो ब्रेथ होगा देखेंगे कि वो कौन सा वेक्टर से बना है, और एल क्रॉस बी या बी क्रॉस एल कर देंगे, वही हमारा आ जाएगा क्या चीज, एरिया वेक्टर, ठीक है। यहां से हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, और फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। तो फ्लक्स को डिफाइन क्या किया गया कि ई डॉट ए, अब हम क्या बता रहे हैं सुनिए ध्यान से। सपोज करिए कि एक आपके पास ऐसा इस तरीके का, कुछ ज्यादा ही खराब बन गया ही, ठीक है, ओके। तो अब देखिए एक्चुअली ड्रॉ करने के लिए देखिए ध्यान से, सपोज करिए कि ये आपके पास एक एरिया वेक्टर है, एक बहुत बड़ा सरफेस है, और उसके बगल में एक पॉइंट चार्ज रखा गया, क्या रखा गया, पॉइंट चार्ज। तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स, एक्चुअली में फ्लक्स अभी यूज होगा, लेकिन अभी सुनिएगा ध्यान से, इससे जो फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक, वो कैसा निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड। ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसा निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। और इसी से आप ये भी मीनिंग समझ जाइएगा कि फ्लक्स का मीनिंग कहना हम क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। लेकिन सपोज करिए ऐसे भी तो निकलेगा, ठीक, और यहां से ये कहीं बाहर निकलेगा ऐसे, देखिए ध्यान से, इस तरीके से बाहर निकलेगा, क्लियर है। यहां से ये जाएगा और कहीं इधर से बाहर निकल जाएगा, यहां से ये जाएगा कहीं पे, कहीं इधर से बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। इस चीज को देखिए एकदम ध्यान से, ठीक है। चलिए ढंग का भी कुछ डायग्राम बन गया यहां से। अब हम आपको बोले कि देखिए इससे तो बहुत सारा फील्ड लाइंस इधर भी ड्रॉ किया जा सकता है, बहुत सारा फील्ड लाइंस इस चार्ज क्यू नॉट से निकल रहा है, लेकिन ये जो एरिया यहां पे है, एरिया, इस एरिया से कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये जो एरिया है यहां पे ड्रॉ किया गया, इस एरिया से कितना फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो फ्लक्स को हम लोग यहीं से डिफाइन करते हैं, क्या चीज, इसको डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, passing perpendicularly
टू एनी सरफेस। ये किस चीज का? फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, हाँ लिख सकते हैं, पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। ये पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, फ्लक्स किस चीज का मेजरमेंट है? फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली। कैसा? परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजर है, किस चीज का मेजर है? कि किसी खास एरिया वेक्टर से, किसी खास एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है। क्लियर है? कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज था, ठीक, और जो भी ये एरिया है अलग अलग, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको मेजर कर रहे हैं कि कितना इस एरिया से, ये जो खास एरिया है, इससे कितना फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, या इनवर्ड भी आ सकता है, डजेंट मैटर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनवर्ड या आउटवर्ड से आपका मतलब नहीं है, बस देखना है कि उससे कितना फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं क्या चीज? फ्लक्स। और इसको हम लोग स्पेशली क्या करेंगे? यहाँ से फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ई डॉट ए। क्या लिखेंगे यहाँ से? ई डॉट ए। जब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को बात करते हैं, तब चलिए अब इसको हम लोग आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शंस पे। ठीक है, जब हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब किस तरीके से उसका वैल्यू जो है बढ़ेगा घटेगा, हम लोग देखते हैं इस पोर्शन को। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो सब कुछ डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? एरिया भी फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, और मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया फिक्स कर दिया जाए, और ये क्या चीज़ आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया जाए। तो ओवरऑल सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? थीटा पे। तो हम लोग को पहले से पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 टू लेके कहाँ तक? 1 तक। मतलब कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बहुत हो गया तो 1, और एकदम सबसे कम हुआ तो कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो यहाँ से अगर लिखा जाए तो इफ, देख लीजिए ध्यान से, कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? कि जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब जो एरिया वेक्टर है सो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो, देखिए ध्यान से, ठीक है, दो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा? यहाँ से डायरेक्शन होगा सेम। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। और यहाँ से अगर हम लोग फाई के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ई ए कॉस 0, और इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ई ए। और देखिए चूंकि कॉस थीटा यहाँ पर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये चीज? जब हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? पाई, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पाई। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें फ्लक्स का, ठीक, तो क्या होगा यहाँ से? ई ए कॉस 180, मतलब कितना आ जाएगा? -ई ए। ये हो जाएगा आपके पास फाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम। ठीक है, इसी में अगर आप सपोज करिए कि इसके बीच में एक वैल्यू होगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख दें यहाँ से? थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू अगर लिख दिया जाए π/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 0। ठीक, मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में देख लीजिए, इसमें जो होगा आपका एरिया वेक्टर अगर इधर है, ठीक, तो फील्ड लाइंस किधर होगा? इधर, इस केस में समथिंग इस डायरेक्शन में, ऐसा 180 डिग्री पे। यहाँ अगर हम लोग बात करें थीटा इक्वल्स टू π/2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास? कि इधर होगा क्या चीज़? एरिया वेक्टर, और इधर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि ये 90 डिग्री होगा एक दूसरे के, तो फ्लक्स अगर हम लोग यहाँ से लिख दें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि फील्ड लाइंस इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो आपको एरिया ये दिख रहा है सीट, सपोज करिए ऐसे है ये, और फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, तो इस एरिया से कितना पास कर रहा है? कुछ भी नहीं। इस एरिया से क्या हो रहा है? कुछ भी पास नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा करके कुछ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस एरिया से क्या हो रहा है? कुछ भी पास नहीं कर रहा है। ठीक, लेकिन इसी में अगर ऐसे कर दें हम, तो सारा का सारा फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, इस एरिया से पास होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, फ्लक्स अगर कहीं पे आपको ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हो गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ वो भी समझ जाइए। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
ठीक है, ऐसा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, और यहां पे ये ओरिजिन है। ठीक, अब सपोज करिए ये है तो आपके पास i, ये है j, ये होगा माइनस i, ये हो गया माइनस j। क्लियर है? अभी सपोज करिए कि इधर ही इस i इधर ही एरिया वेक्टर भी आपका ai में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, ai है। ठीक, या जो कंसेप्ट अभी हम आपको ये बताएंगे, ये पूरा चीज जो है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वो किस कंसेप्ट के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो सोचिए जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आई की तरफ होगा, तो ई और आई तो सेम होगा। मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग अगर यहां से बोले कि फ्लक्स जो है मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाला ओरिएंटेशन है किसका, फील्ड का और एरिया का, जहां पे इस एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। जब यही एरिया वेक्टर को हम यहां से घुमा के और कहां पे ले जाएं, जे में ले जाएं, ऐसे। ठीक है, कहां ले जाएं, जे की तरफ ले जाएं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारे पास जीरो हो जाएगा। यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पे फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, ई ए हो जाएगा। क्लियर है? ई ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे बात करें फिर ये घूम के आ जाएगा इधर, तब तो कितना डिग्री हो जाएगा, यहां पे 90 डिग्री था, यहां 180 हो जाएगा। तो अब जो होगा फ्लक्स यहां से वो माइनस ई ए हो जाएगा। ठीक, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर फ्लक्स यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर एरिया वेक्टर को क्या कर दिया जाए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, यहां से फिक्स कर दिया जाए कि किसी खास डायरेक्शन में है और पूरे एरिया वेक्टर को एक बार 360 डिग्री घुमा दिया जाए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्लक्स घटेगा। देखिए ई ए से जीरो हो गया तो किसी भी उस एरिया से पास होने वाला क्या होगा, फ्लक्स घटेगा। क्लियर है? यहां से ये चीज देख लीजिए, जीरो, जीरो से माइनस की तरफ तो और घटेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर जीरो से लेके यहां तक चला आएगा। तो यहां से यहां तक एंड सो ऑन। ये एक बेसिक कंसेप्ट है किसी चीज को, फ्लक्स को देखने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इसी पे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो एरिया तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जैसे सपोज करिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म एक्चुअली में। ठीक, कि सपोज करिए कि एक एरिया वेक्टर आपको दिया गया है, कैसा वो, E1 आई कैप, या हाँ ठीक है डायरेक्ट ड्रॉ किया जाता है, प्लस आई कैप लिख देते हैं, प्लस E2 मैग्नीट्यूड जो है, प्लस E3 ऐसा। और एक एरिया वेक्टर आपको क्या दिया गया, E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप प्लस A3 के कैप। क्लियर है? और आपसे पूछा गया कि बताइए कि फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होगा। फॉर्मूला पता होता है लेकिन यूज करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपको पता हो गया तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए 5 फॉर्मूला पता होगा तो अब सबको लेकर आप लिखते रहेगा। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर पता है, तो फ्लक्स अगर हमको लिखने के लिए बोला जाएगा तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या पढ़े यहाँ से, ठीक है, E डॉट ए, मतलब E डॉट ए, दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, आई वाले को आई वाले के साथ, ठीक, जे वाले को जे वाले के साथ, और इसको इसके साथ। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ई, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा E1 A1 प्लस आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। आई डॉट आई कितना होता है, 1, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये सेम यूनिट वेक्टर है दोनों, ठीक, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो E1 A1, देखिए ध्यान से, E2 A2 प्लस E3 A3, ये जो हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा नेट। क्लियर है? ठीक, ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा टोटली। अगर आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर में आपको दिया गया है, तो अगर आपको नहीं दिया गया उस फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड दे दिया गया, ठीक, मैग्नीट्यूड क्या दिया गया, सपोज करिए इस तरीके से कि देखिए नेक्स्ट, इस तरीके से कि कोई एक एरिया वेक्टर है, एक स्क्वायर प्लेन है, कैसा है, एक स्क्वायर प्लेन है,
ऐसा, ठीक है, स्क्वायर प्लेन है सपोज करिए। और डायरेक्शन क्या है, अब स्क्वायर है तो उसका साइड तो परपेंडिकुलर होता ही है, तो इस वाले को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, जे कैप, और इस वाले को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा। या इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम ढंग का होना चाहिए। ऐसा, ठीक है। इस तरीके से देखिए ध्यान से, ये क्या है x, ये क्या है y, और ये क्या है z। ये वाला सेक्शन समझ लीजिए कि ये b है, या b नहीं है, इसको 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 3, ठीक, 3 है, और ये कितना, 4। क्लियर है, कितना, ये 3 है और ये 4 है। तो ये तो एक सरफेस हो गया, और लिखा गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सपोज करिए 100 न्यूटन पर कूलम, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायरेक्शन किधर दिया गया, आई कैप। डायरेक्शन किधर, आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, जिसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक। और एरिया वेक्टर आप देखिए कि कहाँ, कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर जो है आपका, देखिए कि प्लेन कैसे पता, तो देखिए कि कौन कौन साइड से मिलकर उसका जो साइड है, सॉरी कौन कौन एक्सिस से मिलकर उसका बना हुआ है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसका, ये किधर है, वाई में है, ठीक। और ये वाला सेक्शन किधर है इसका, जेड में है, किधर है, जेड भी होगा और वाई भी, और एक सरफेस है यहाँ से। तो इसका अगर हम लोग क्या लिखना चाहें, एरिया लिखना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एरिया का, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 विच इज इक्वल्स टू 12। और डायरेक्शन किधर लिखेंगे, तो दोनों मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर सिर्फ एक ओपन सरफेस का बात किया जा रहा है तो आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं। इधर भी तो देखिए यहाँ से एक्स वाई प्लेन में है, कौन सा प्लेन में है ये, सॉरी एक्स वाई नहीं, वाई जेड प्लेन है एक्चुअली में। कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर सपोज करिए कि वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में एरिया है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा, सिंपल है, इसमें तो है नहीं। वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, अगर बात करें तो लिख देंगे 12, अगर वेक्टर ए का बात करें हम लोग यहाँ से, तो 12 आई कैप। यहाँ से एक और कंसेप्ट आता है, क्या आता है, पहला कि अगर वाई जेड प्लेन में हो एरिया, ठीक है, वाई जेड प्लेन में, तो हम लोग इसका डायरेक्शन किधर ले रहे हैं, एक्स में ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, या -x में भी ले सकते हैं, x और -x दोनों, मतलब हम यहाँ पे 12 आई कैप और -12 आई कैप पे लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। या अगर देखिए ध्यान से एक्स वाई प्लेन में अगर हो, ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या, एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या लेंगे, जेड, क्या लेंगे, सेम एरिया को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसका जो वेक्टर होता है वो किधर होता है, बाहर की तरफ। लेकिन आप इस चीज को हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप याद रख लीजिए कि अगर एरिया वाई जेड प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड, ठीक है। थर्ड केस क्या है आपके पास, ये हो गया वाई एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब बचे एक्स जेड प्लेन। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, वाई। क्लियर है, ये सेक्शन आपके पास होना चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। HC वर्मा का जो फर्स्ट या सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट आपको दिया गया है कि एरिया वेक्टर है इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बताइए। बाद बाकी और किसी भी अदर एक्सिस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो क्या होगा वहां पे, वो जीरो ही होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ से लिखे फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक, और क्या लिख देंगे यहाँ से, 12 आई कैप। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 1200, ठीक है, यूनिट भी लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, 1200 तो है ये, आई कितना हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा ये देखिए ध्यान से, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स। 5 क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, ई डॉट ए, तो अब यूनिट भी अब फ्लक्स का अब लिखना सिखाया, तो सॉरी इसका कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, और इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये चीज़ हो गया, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, इस तरीके का। इसी में बस हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है गॉस लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए ध्यान से, सपोज करिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया गया है, वो दिया गया है ऐसे, E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप प्लस E3 के कैप, ठीक। और जो एरिया वेक्टर है वो डायरेक्ट दे दिया गया समथिंग A1 आई कैप,
आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फ्लक्स फाई कितना होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों डायरेक्शन में है, एक्स में भी है, देखिए ध्यान से, वाई में भी है और जेड में भी है, और एरिया वेक्टर किधर है, सिर्फ एरिया वेक्टर किधर, आई कैप। तो सोचिए कि एरिया कहाँ पे होगा, तो एरिया वेक्टर ही आई कैप में है, मतलब कि वाई जेड प्लेन में एरिया होगा। तो पूछा जा रहा है कि इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो सोच के देखिए, इसमें आपको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट भी अगर आप करिएगा तो कितना होगा, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से E1 A1, इसको इससे करिएगा तो क्या आ जाएगा 0, और इससे भी करिएगा तो 0। क्यों? क्योंकि ये I है और J है, और I और J एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, ये एक बेसिक जो मतलब एक कंसेप्ट जो बिल्डअप करना था हम लोगों को, इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गॉस लॉ, जब तक हम लोग गॉस लॉ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब तक हमारे लिए पूरा का जो कंसेप्ट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और अभी देखेंगे फिर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है आपके पास, देखिए किस तरीके से रखा हुआ है, और जो सिलेंडर का एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है ऐसे, और जो बेस है इसका वो कैसा, रेडियस उसका कितना है, r है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू आउट द सिलेंडर क्या है, कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड उसका कितना है, E इज इक्वल्स टू कितना, ध्यान से देखिए, E इज इक्वल्स टू कितना है, E नॉट आई कैप। देखिए ध्यान से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है, तो पूछ रहा है कि बताइए नेट फ्लक्स थ्रू, इससे बताइए कि नेट फ्लक्स कितना एक्चुअली में होगा, फाई नेट, ये होगा, ध्यान से देखिए कैसा होगा, फाई नेट। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और इसका हम लोग को जितना भी एरिया है इसमें सिलेंडर में, जितने भी टाइप का एरिया है, हर एक एरिया से फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और चूंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो उसको एकदम सिंपली ऐड कर देना है। तो टोटल देखिए, अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितना हमको सरफेस मिल जाएगा इसमें, ठीक। तो अगर सिलेंडर आपको पता होगा तो एक तो ये होता है इधर वाला सरफेस पाई आर स्क्वायर, हालांकि इसका ऐसा नहीं है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं हम लोग। तो टोटल जो हमारे पास ये है, इसको हम लोग कितने पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, 3, एक तो हो गया 1, ठीक, 2, और एक जो कर्व सरफेस एरिया होगा हमारे पास, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ये 3। अब देखिए ध्यान से, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पे अगर हम लोग बात करें सरफेस 2 पे, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर A2, ठीक, इस डायरेक्शन में होगा, A2 लिख देते हैं, क्या चाहिए, आई कैप। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो A1 माइनस आई कैप। और यहां अगर हम लोग बात करें इस एरिया के बारे में, ध्यान से देखिए, तो इस कंप्लीट हम बस इसमें जो एरिया है, स्मॉल एरिया जो मैंने अभी डॉटेड किया है, इसको हम लोग इसको DA लिखते हैं। और ये कैसा होगा, तो आप ये चीज़ हमेशा कर्व सरफेस एरिया पे कोई भी अगर छोटा सा पोर्शन लेंगे तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। देखिए इसको अगर हम घुमाते जाएं ऐसे पूरा, तो ये सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, जे कैप में, ऐसे, ठीक। तो अगर हम लोग लिखे फाई थ्रू सरफेस 1 अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, E नॉट आई कैप, और सरफेस 1 हमारे पास कितना है यहाँ पे, तो यहाँ से लिखा जा सकता है क्या चाहिए, A1, ठीक, और माइनस आई कैप, तो E1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस E नॉट A1, ठीक है। फाई थ्रू सरफेस 2 अगर लिखा जाए, सरफेस 2 की तरह अगर हम लोग फ्लक्स लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तो आप इसमें कोई भी, तो पूरा एरिया कितना आपके पास जो भी है A2 मान लिए, या इसको लिख सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस E नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स को एरिया से मल्टीप्लाई करिए, एरिया भी उधर है और डायरेक्शन भी उधर ही है, तो कितना हो जाएगा, E नॉट पाई आर स्क्वायर, और फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 लिखेगा, तो ध्यान से देखिएगा सरफेस 3 कितना लिखेगा, तो E नॉट किधर है, इधर, तो चलिए लिख दिए E नॉट, ठीक है, E नॉट लिख दिया। मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर, तो लिख दीजिए DA, ठीक, क्या लिखें, DA, या इसके जगह पर अगर हम लिखें तो कर्व सरफेस एरिया लिख दीजिए, तो 2 पाई r, ठीक, जो सरकमफ्रेंस होता है सो इंटू L, यही तो होगा कर्व सरफेस। लेकिन E नॉट और ये 2 पाई r L का जो किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्शन इसका देख लीजिए, ठीक,
यहाँ पे होगा बाहर की तरफ, यहाँ पे होगा बाहर की तरफ, मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखेंगे यहाँ से क्या चाहिए, cos 90, और जिसके साथ cos 90 लगा उसका काम खत्म। तब यहाँ से अगर हम लोग देखें फाई नेट तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। देखिए φ1 को φ2 कैंसिल कर देगा, ये कितना E0 पाई आर स्क्वायर और ये कितना माइनस E0 पाई आर स्क्वायर, जीरो, और ये तो जीरो ही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। ये भी बोर्ड में पूछा ही गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा एक छोटा सा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।